नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जरा समझिएगा हमारी बात को। जैसे ही बजता है 7 हम हो जाते हैं तैयार, क्योंकि आपके साथ का समय आ जाता है। और ये एक ऐसा टाइम है जिसमें मैं खुद बहुत अंदर से एक्साइटेड रहता हूं कि यार अब शाम वाली क्लास, सुबह की करंट अफेयर की 8 बजे की क्लास और अभी की जो क्लास होती है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। अगर आप कोई चीज, एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक आपको बात बताता हूं, अगर आपको कोई आदत छोड़नी है या कोई अच्छी आदत पकड़नी है, वो सेम आदत 21 दिन तक लगातार करिए। वो आपकी वो कार्य करिए, वो आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। मसलन एक अमूमन अपवाद एक्सेप्शन हर जगह मौजूद है। मसलन बहुत सारे युवाओं की प्रॉब्लम, सर मैं सिगरेट पीता हूं। भैया पहले तो नहीं पीना चाहिए, धूम्रपान निषेध है। हमारे आर्टिकल 21 में हम लोगों को अधिकार मिला है मुरली देवरा बनाम भारत संघ मुकदमे में। खैर, तो वो आदत ने 21 दिन लगातार मत करो, किसी तरह कंट्रोल कर लो। नहीं पीना, धूम्रपान नहीं करना, नहीं करना, तो वो आदत में बदल जाएगी। और अब आइए देखते हैं कि आज हम लोग के पास क्या है। जैसा कि आज आप जानते होंगे कि भैया 29 मार्च है, 29 मार्च है और यहां पे हम लोग करने वाले हैं एक नया सेशन, ठीक है, जिसमें डेली की तरह हम लोग वो 5 क्वेश्चन का फॉर्मेट ही पढ़ेंगे और सभी लोग तिरंगे को सैल्यूट करेंगे और उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। अब एक बात समझना, टुडेज टॉपिक में क्या है। तो टुडेज टॉपिक में हम लोग 5-5 क्वेश्चन का फॉर्मेट लेंगे। अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो ये वो 25 क्वेश्चन हैं जिसमें कि आप सारे जीएस के कंटेंट को पढ़ लेंगे, साथ में रिलेटिव इंफॉर्मेशन, रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी हम लोग कवर करेंगे। तो सब लोग अगर रेडी हो तो आज 29 मार्च की शाम को कुछ यादगार बना दिया जाए। अच्छा हाँ, कल 11 बजे जो जुगलबंदी होने वाली थी वह किन्हीं कारणों से कैंसिल हो गई है आपको, लेकिन इंग्लिश की क्लास चलेगी। जो सर रेगुलर क्लास अपनी लेते हैं वो रहेगी। तो जुगलबंदी जो कल 11 बजे होने वाली थी वो थोड़ा सा सर की बुक लॉन्चिंग वगैरह है, तो उसमें आप लोग का सहयोग चाहिए होगा, लेकिन मैं कल 11 बजे जुगलबंदी में नहीं रहूंगा, ठीक है। तो ये सबको इन्फॉर्म हो गया। एक बार ओके ओके लिखो, ठीक है ना। एक को मनीष सिंह आ गए, ससुर कलह से लिख रहे हैं, थियरी कब से होगा, पेड बैच में हो रहा है। आओ अभी देख लेते हैं। पहला टॉप हिस्ट्री क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन आओ देखते हैं। निम्न में से किसने काकतीय वंश को समाप्त किया? काकतीय वंश। अब देखो यहां बड़ा मजेदार आपको मैं बताता हूं। काकतीय वंश को वास्तव में जिसने समाप्त किया था उसका नाम था तुगलक वालों ने। उसमें भी खास करके मोहम्मद बिन तुगलक ने समाप्त किया था। ये काकतीय वंश ऐसे भारत का इस तरीके से मैप बना लोगे ना लल्ला, इस तरीके से मैप बना लोगे तो 1323 ईस्वी में इस एरिया को वारंगल नाम से जाना जाता था। और यहां वारंगल पे उस समय काकतीय डायनेस्टी का शासन था और यहां दिल्ली में शासन हुआ करता था उस समय गयासुद्दीन तुगलक का। तो गयासुद्दीन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक को यहां भेजा कि बेटा जाओ ये वारंगल वालों को सिखा के आओ। तो इसी वारंगल पे ये काकतीय डायनेस्टी शासन करती थी। मोहम्मद बिन तुगलक आया, ये 1323 की बात है, इनको हराया, काकतीय वंश वालों को, काकतीय, ठीक है, इनको हराया। इनके 2 बड़े नेता थे हरिहर और बुक्का, इनको कैद किया, ले जाके दिल्ली अपने बाप के चरणों में पटक दिया। बोला पापा यही दोनों विद्रोह करवाए थे, रिवोल्ट ना। तो गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक कहते, बोला यस। तो बोला पापा ऐसा करते ना, ये हिंदू हैं, इनको मुसलमान में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हरिहर और बुक्का को जब मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में शासक बनता है तब उसने हरिहर बुक्का को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर दिया था। आगे चल के हरिहर बुक्का फिर वापसी करते हैं यहां पे और हिंदू धर्म में खुद को कन्वर्ट करते हैं। ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर ए बनेगा, दिल्ली का तुगलक वंश ने, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसे अपने युग का अरस्तु भी कहा जाता है, एरिस्टोटल ऑफ देयर ओन एरा भी कहा जाता है। इसका ओरिजिनल नाम कोई बतावे कमेंट में। जो मेरे पेड बैच के थोड़ा सा रुक जाओ जरा, मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल नेम बताओ। तो ओरिजिनल नेम आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक का। अब देखो सबको का रटा रहता है, पागल शासक, सनकी शासक, पैसे वालों का शासक, अपने युग का अरस्तु, मैड रूलर, मिलेनियर रूलर, ये रटा रहता है। इसको अब्दुल मुजाहिदीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, अब्दुल मुजाहिदीन, ये इसका ओरिजिनल नाम है। ओवरऑल नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आजकल बॉलीवुड में गाना बजता है, सिजदा मैं करता रहता हूं, ई वाला सिजदा होता ना तो कई लोग लपेटे में आ गए होते, लेकिन वो ठीक है। तो सजदा एक्चुअली यहां पे आप इस वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, सजदा,
ठीक है। सजदा और एक प्रथा थी पायबोश। ये सजदा और पायबोश नाम का जो प्रथा था वो गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था, ठीक है। अब जरा सुनो, ये गयासुद्दीन बलबन जो था, ये ना ऐसा व्यक्ति था जो सिर्फ रिच पर्सन को पसंद करता था, अमीर लोग को, या फिर हाई क्लास, जो हाई वर्ग क्लास या जाति से बिलोंग करते थे उनको। इस गयासुद्दीन बलबन के बारे में कहा जाता है, इसके बारे में बर्नी नाम के एक इतिहासकार ने कहा कि ये बोलता है, बलबन मतलब कि जब भी मेरे आंख के सामने निम्न जाति के, नीच वर्ग के, जो जिनका मतलब इसकी नजर में, हाँ नहीं, कई लोग होते हैं मीम बनाने लगते हैं, देखिए कैसे बोला फैकल्टी ने, तो ऐसा ना हो। तो ये कहता था कि जो निम्न वर्गीय होते हैं या जो गरीब होते हैं उनको देख करके मेरी हाथ पे तलवार आ जाती है खुली और आंखें लाल हो जाती हैं। तो इसलिए इसने सजदा और पैबोश शुरू किया था कि भैया अब अगर मेरे सामने गरीब लोग, कमजोर लोग, निम्न जाति के लोग आएंगे बलबन के सामने, तो उनको क्या करना होगा, मेरे हाथ को ऐसे पकड़ के, नहीं आप बहुत सारे मुस्लिम धारावाहिक देखिए तो उसमें ऐसे चूम करके ऐसे आंख पे लगाते हैं, दैट इज आपके क्या, वो एक सम्मान जाहिर करने का तरीका। ये कहा अरे इनकी इतनी औकात, गरीब टाइप के लोग, निम्न जाति के लोग, ये बलबन मेरे सुल्तान का हाथ छुएंगे नहीं, अब इनको मेरे पैर पे किस करना होगा, दैट इज पायबोश, किसिंग ऑन फुट ऑफ किंग, ठीक है ना। मतलब ऐसे पैर, जैसे ये है तो ये पैर दिखा, अब इस पैर पे इसको क्या करना होता था, किस करना होता था, दैट इज पायबोश। और सजदा, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे ना, फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में रहोगे तो सीनियर को 90 मारना होता है एकदम बकायदे इसे झुक करके, दैट इज सजदा, समझ लो। तो सजदा और पायबोश गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? इससे रिलेटेड एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है, कृष्णदेव राय का कंटेम्पररी शासक मतलब समकालीन शासक कौन था? एक क्वेश्चन आपके रेलवे ने इससे रिलेटेड पूछा है, अमुक्त माल्यद का लेखक कौन है? कृष्णदेव राय। इसका कंटेम्पररी शासक कौन है? बाबर, ठीक है ना, कंटेम्पररी शासक कौन है? बाबर। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य पे शासन किया था और कृष्णदेव राय का जो संबंध है वो है तुलु वंश से। आपका जो ये पेपर होता है एमटीएस वाला और सीजीएल में ये चारों जो दिए हुए ना लल्ला, इनको ऐसे दे देगा ABCD, कहेगा अरेंज देम इन देयर ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि ये जिस क्रम में शासन किए उस क्रम में इनको व्यवस्थित करो। याद रखना ये सब विजयनगर पे शासन किए हैं। सबसे पहले संगम वंश ने किया है, फिर उसके बाद सुलू वंश ने किया है, फिर तुलु वंश ने किया है और फिर आरवीडू वंश ने। तो तुम लोग को एक सब्जेक्ट लगता है SST, 10वीं 12वीं में नहीं होता कि यार हम SST GS में, SST उसमें सोशल साइंस, ऐसे याद रखो। तो संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश, आरवीडू वंश, SST ऐसे याद रखोगे तो ये सही क्रम है विजयनगर पे शासन का, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। एक को देखो इसी में पूछ रहा है, सर सिलेक्शन पोस्ट के लिए ये क्लास है? अरे तुम लोग ऐसे ही लूटे रहते हो, मैं बताऊं। अब ये बताओ, अगर हिस्ट्री आपके एग्जाम में आता है तो ये हर एग्जाम के लिए है, नहीं तुम्हारे पेपर में अगर हिस्ट्री पूछता है तो आराम करो भैया, शाम का समय, चाय नमकीन कुछ दाना वाना खाओ, क्या कर रहे हो फिर यहाँ पे, नालायक कहीं का पूछ रहा है। रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? रॉलेट एक्ट का मतलब समझ लो। सर ये तो 1918-19 की बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। रॉलेट एक्ट के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, और लॉर्ड, समझ ही रहो इनको क्या लॉर्ड कहना, इसीलिए हम नाम के आगे से इनका हटा ही दिए, किनारे हटो। ये चेम्सफोर्ड ये आपके 1916 में भारत वायसराय बन के आया था, और ये रॉलेट एक्ट 1918-19 की घटना, 19 की, तो उस समय चेम्सफोर्ड था। एक बात और, ये जो चेम्सफोर्ड था इसी के समय सबसे ज्यादा जो पूछता है जलियांवाला बाग, ठीक है ना, जलियांवाला बाग मैस्करस किसके समय हुआ? अब अगर ये जलियांवाला बाग ये 1916 से लेके करीब 1921 तक था, तो और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, तो हुआ ना उस समय का वायसराय, हुआ ना। अच्छा ये एक बड़ा जनरल क्वेश्चन तुम लोग की जानकारी के लिए बताऊं, एक शब्द है वायसरॉय और एक शब्द है गवर्नर जनरल, इनमें अंतर क्या है? ठीक है ना, क्या आपको पता है वायसराय और गवर्नर जनरल में डिफरेंस क्या है? सोच समझ करके ये सब आंसर किया करो कभी। अब मेरा अभी चूंकि 5-5 क्वेश्चन का फॉर्मेट है इसलिए मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। और हाँ, कल जुगलबंदी नहीं लल्ला, कल जुगलबंदी जो 11 बजे होने वाली थी बेटा वो कैंसिल हो गई है, किन्हीं वजहों से, क्योंकि 11 बजे एक अलग सेशन इंग्लिश का लगा है तो आप लोग उसे ज्वाइन करेंगे। मैं कल शाम 7 बजे
अभी कह रहा हूं, चूंकि जुगलबंदी किन्हीं वजहों से कैंसिल हुई, कल शाम 7 बजे सब लोग जम करके जुटना। कल है रैपिड फायर, कल रहेगा रैपिड फायर क्लास करेंट अफेयर का प्लस जीएस का, क्योंकि मैं अपनी क्षतिपूर्ति करूंगा, कंपनसेशन आपको दूंगा। तो कल शाम 7 बजे करेंट अफेयर और जीएस का रहेगा रैपिड फायर, क्योंकि वही 11 बजे वाला इवेंट जो थोड़ा मेरी वजह से या किसी भी वजह से कैंसिल हुआ जुगलबंदी का, उसकी जगह ये रहेगा कल शाम 7 बजे, ठीक है। तो वो आप ध्यान देंगे। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि उस समय 11 बजे इंग्लिश की क्लास चलती है, वो चलेगी, ठीक है। बुक लॉन्चिंग है, आप रहेंगे। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचक, ये बात हम भारतीय पिछले 115-20 साल में न समझे। जो अंग्रेजों, एक मैं तुम लोग को काम की बात बता रहा हूं, 1908 के समय एक समिति बनी थी अंग्रेजों की, जिसका नाम था अरुंडेल। इसका नाम था सर जॉर्ज अरुंडेल। अरुंडेल समिति, अरुंडेल कमेटी बनी थी। अरुंडेल कमेटी ने उस समय का जो वायसराय हुआ करता था मिंटो, ठीक है ना, मिंटो, इस मिंटो को रिपोर्ट दिया और बोला कि अगर भारत के ऊपर शासन करना है तो सिर्फ एक काम किसी भी समय करिए, आज नहीं 1000 साल बाद भी अगर आप ये काम करेंगे तो भारत पे आप शासन करेंगे। मिंटो उस समय का वायसराय, अरुंडेल समिति की रिपोर्ट खोला, पढ़ा, तो उसमें लिखा था खाली हिंदू मुसलमान को लड़ाइए, भाषण के माध्यम से, बंटवारा के माध्यम, हिंदू मुसलमान को भारत में लड़ाते रहिए, आप भारत पे शासन करेंगे। क्योंकि जिस दिन हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो गया, अमेरिका से लेकर चीन तक कांप जाएगा भारत से। और अमेरिका चीन वाले निश्चिंत है, भारत में जातिगत चीजें बहुत है, कहा इन सब का लड़ाते रहेंगे। अरुंडेल समिति की रिपोर्ट को अगर मान लोगे ना लल्ला, तुम लोग, कसम से बता रहे हैं, भारत का परिदृश्य बदल जाएगा, जियोपॉलिटिकल स्थिति भारत की बदल जाएगी, बाकी तो तुम छोड़ ही दो। खैर, तो ये मिंटो था जिसने सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक की फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, मुसलमानों के लिए अलग चुनाव प्रतिनिधित्व का वर्णन, ठीक है लल्ला। तो ये अब 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हिस्ट्री के। अब आते हैं पॉलिटी के टॉप 5। अब देखो, आज 29 मार्च हो गया है और कल शाम 7 बजे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं 200 प्रश्नों का रैपिड फायर करने वाला हूं, रहिएगा जरूर, ठीक है ना। मैं यहां लिख दे रहा हूं, कल शाम 7 बजे 7 PM पर 200 प्रश्नों का रैपिड फायर, ठीक है ना, रैपिड फायर रहेगा लल्ला। सब लोग कल, और कल शाम वाला सेशन तुम लोग को शेयर करके आना है। कल शाम मतलब 30 मार्च, ये भी लिख दे रहा हूं, 30 मार्च, ठीक है ना, 30 मार्च। अगला पॉइंट, किस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार में बदल दिया गया? अब ये हमारा लीगल राइट है, संपत्ति का अधिकार। एक्चुअली संविधान संशोधन हुआ था ये 44वां, और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार के बारे में जो हमारे संविधान का आर्टिकल 31 है, इसको डिलीट कर दिया गया। अब हमारे संविधान में आर्टिकल 31 नहीं है, और इसको उठा करके आर्टिकल 300A में ले जा करके जोड़ दिया गया लल्ला, जिसे आप कहते हो लीगल राइट। अब ये नहीं रह गया आपका संपत्ति का अधिकार, क्या कानून, मतलब फंडामेंटल राइट, अब ये हो गया लीगल राइट, कानूनी अधिकार। तो 44वां संविधान संशोधन याद रखना। आपसे 61वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 104वां ये पूछता है। जैसे 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वोटिंग एज को 21 से 18, 52वां क्रॉसिंग द फ्लोर, दल बदल का कानून, 86वां 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 92 4 भाषाओं को हमारे अनुसूचियों में जोड़ा गया, डोंगरी, संथाली, बोडो, मैथिली। 100वां संविधान संशोधन, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है। आपके 103वां, 102वां, 104वां एक जीएसटी से रिलेटेड है, एक ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है, एक ओबीसी समुदाय से रिलेटेड है, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आई गया 86वां, अब हम क्या करें, कौन सा मौलिक? सर इसी 86वें संविधान संशोधन के में 6 वर्ष से लेके 14 ईयर एज के बच्चों के फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी। ये किस मुकदमे में आया था रिजल्ट? मोहिनी जैन, मोहिनी जैन
केस में ये रिजल्ट आया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, इसके द्वारा हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 11वां। ये हमारा 11वां कर्तव्य है। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे आया है। ठीक है मेरे लल्ला, स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा मतलब होता है रिकमेंडेशन। सर इतनी अंग्रेजी भी सीखो तुम लोग। हम बहुत टाइट अंग्रेजी, बहुत एक हमारा दोस्त था, उससे पूछो तुम्हारी अंग्रेजी कैसे का? वेरी टाइट, वेरी टाइट। तो तुम लोग भी अपनी टाइट अंग्रेजी लेके चलो, समझ रहे हो, बहुत टाइट अंग्रेजी है। इस पे तुम लोग को बात बताए थे ना, जैसे मान लो 2 दोस्त हैं, एक बार की बात है। अब एक दोस्त ने, ये रियल घटना है मेरे लाइफ की, एक जैसे मान लो हमने इनसे कहा कि राम कल 5 किलो आलू खरीदेगा। अब मेरे बगल में मान लो कोई सलील नाम का लड़का है, उसने भी ये बात सुन लिया कि मैं किसी तीसरे व्यक्ति से कह रहा हूं राम कल 5 किलो आलू खरीदेगा 10 रुपए किलो के हिसाब से। अब हमने और सलील ने इस बात को सुन लिया, ये गंगा जी किनारे बनारस की बात है। फिर हम दोनों घूमते घूमते हम सलील अपने किसी तीसरे दोस्त के पास गए, तो हम जाकर के उस तीसरे दोस्त को ये वाली बात बता रहे हैं, लेकिन हमने यहां पे क्या कहा था? राम कल 5 किलो आलू खरीदेगा 10 रुपया किलो। और हम यहां पे जाके क्या बात बता रहे हैं पता है? आलू 10 रुपया किलो है और राम जो है ना कम से कम 5 किलो खरीदेगा। सेम बात। इसको अंग्रेजी बोलने का शौक था, तो ये अंग्रेजी मुसीबत लोग उससे पूछे आंसू सही बोल रहा है? तो सलील ऐसे बोल रहा है, हाँ हाँ योर बतिया इज राइट बट तनी मनी डिफरेंट। समझ रहे हो कि तो यार बतिया सही हो लेकिन तनी मनी डिफरेंट हो। तो ये ऐसी भी अंग्रेजी धुआंधार बोला करो। खैर, निम्नलिखित में से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? ठीक है, तो माई बतिया इज राइट बट तनी मनी डिफरेंट। ठीक है ना। एक कौन लिख रहा है कि सर हमारा अंग्रेजी टाइट नहीं ढीला है। ससुर दस्त लगी है तुमको, ही नहीं कि पढ़े लिखे, ढीला हो गया, दस्त हो रहा है इनको। निम्नलिखित में से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? पहली वाली लोकसभा के अध्यक्ष तो सर गणेश वासुदेव मावलंकर थे, और दूसरी वाली के अध्यक्ष कौन बने थे जो उस समय उपाध्यक्ष थे? अनंत सैनम आयंगर। ये पहली लोकसभा के समय उपाध्यक्ष थे लेकिन दूसरी वाली के समय अध्यक्ष हो गए थे। अगला पॉइंट, भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय बताओ कौन सा है? तुमको क्या लग रहा है? लोकसभा अध्यक्ष हैं। अब ये ऑर्डर वाली बात आ गई, जैसे होता है ना कि भारत में सबसे ऊपर कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर कौन? तो वाइस प्रेसिडेंट, इस तरीके का। तो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार जब मुंह से निकल ही गया तो हम ज्यादा मेहनत क्यों करें? वाइस प्रेसिडेंट। ये वाला ऑर्डर याद कर लो कि जो क्रम अनुसार कम से कम 6 हो। भारत रत्न विजय प्राप्त कर्ता भी इसमें आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये सबका क्रम याद रखो। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सर अब की बार हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री। अब चाटो उसी में बोल देंगे, फिर कहेंगे सर आप मोदी जी की बात कर दे रहे, हम कहें हम तो आरसीबी की बात करेंगे, थोड़ा देर में मैच शुरू हो जाएगा। आओ अगला पॉइंट। अब जियोग्राफी का 5 क्वेश्चन, ठीक है, जियोग्राफी। अच्छा देखो, बार बार बता रहा हूं, नहीं तुम लोग कहोगे आंसू सर आप धोखा दे दिए, जुगलबंदी नहीं किए। तो कल जुगलबंदी 11 बजे नहीं है, बहुत क्लियर हो जाओ। वो 11 बजे सर का सेशन है, सानू सर का इंग्लिश का बुक लॉन्चिंग, उसमें आप लोग रहिएगा। हम कल शाम 7 बजे 200 क्वेश्चन का रैपिड फायर खेलेंगे और सब लोग कल रहना। जियोग्राफी, आइए सर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा बनता है? मध्य प्रदेश के लोगों के लिए स्वर्ग है। अगर ये पहुंच गए जबलपुर तो कहेंगे गुरु बड़ा धुआंधार घूमे थे। ठीक है, तो ये कहां जाएंगे? नर्मदा। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का लाइफ लाइन कहा जाता है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का लाइफ लाइन कहा जाता है। नर्मदा नदी में ही गांधी जी की अस्थियों को प्रवाहित किया गया था। जैसे लोग संगम जाते हैं, गंगा जाते हैं, तो गांधी जी की जो अस्थियां थी वो जबलपुर में नर्मदा नदी में ही प्रवाहित की गई थी। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का नहीं, ठीक है ना। और नर्मदा नदी जो है ये इसी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो दैट इज जबलपुर, ठीक है। ये 4-5 क्वेश्चन इससे रिलेट करके आपसे पूछ सकता है। अगले पॉइंट पे आएंगे तो ए ऑप्शन, किस नदी को सिंगी खंबन कहा जाता है? सेंगे कबाब, सिंगी खंबन, ऐसे सेंगे कबाब। सर सेंगे कबाब हम लोग किसको कहते हैं या खंबन? दैट इज ए ऑप्शन सिंधु, ठीक है ना, ए ऑप्शन सिंधु। अगला पॉइंट, निम्न में से किस राज्य में रेड होल माइनिंग की जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रेड होल माइनिंग इज डन? अच्छा, अभी तुम लोग को याद है एक सुरंग खोदा जा रहा था 1-2 महीने पहले, ये बड़ी न्यूज थी, 2-3 महीने हो गया होगा। उसमें माइनिंग के बहुत सारे कर्मचारी
फंस गए थे, पूरा देश एक तरफ देख रहा था। उस समय जो आखिरी में जो मजदूरों को निकाला गया, श्रमिकों को निकाला गया, वो रेड होल माइनिंग के जरिए ही निकाला गया था। याद आ रहा है कुछ? अब लल्ला, ये जो रेड होल माइनिंग है, ये मुख्य रूप से मेघालय साइड इस तकनीक का बड़ा अच्छा तकनीक है ये। अगला, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक अंगूर की खेती होती है? बताओ, क्या लग रहा है तुमको? देखो, बिहार में तो लीची एकदम चापे रहते हैं, या मध्य प्रदेश में तो सोयाबीन चापे रहते हैं। सर वैसे राइट आंसर है महाराष्ट्र। अंगूर, संतरा, अब संतरा महाराष्ट्र के नागपुर में राहुल द्रविड़ का ससुराल है। देखो, यहां से एक याद रखना, संतरा याद रखना। बिहार से मेरे भैया लीची, अच्छा लीची को मतलब किसी फलों की रानी, हाँ, फलों का राजा आम है, फलों की रानी लीची को कहा जाता है, ये भी याद रखना। गुजरात से मेरे लल्ला वो ग्राउंड नट, मूंगफली, ठीक है ना, गुजरात से मूंगफली बहुत फेमस है। और मध्य प्रदेश से सोयाबीन, इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। अब सोने वाला प्रदेश नहीं कि 8 घंटा आज नहीं सोया हमारा मन नहीं लगेगा, ये सोयाबीन के प्रोडक्शन में आगे है। तो ये भी आप छोटे छोटे फैक्ट्स, रेलवे में ये सब खूब पूछता है और मैं बार बार जानकारी दे रहा हूं। रेलवे अड्डा 247 पे, रेलवे अड्डा 247 पे मैं बहुत जल्द सुबह 9 बजे क्लास शुरू करने वाला हूं। हमको लग रहा है 1 तारीख से शुरू करें, आज 29 हो ही गया यार, 2 दिन और सो ही लें, शनिवार रविवार है। किस राज्य को भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है? सोच समझ के बताओ, कोई वो जल्दी थोड़ी है, कौन सा है, रोटियां सब्जी तो बनना है, बन रहा होगा घर में, तुम बैठ के पढ़ो है? अब कुछ लड़कियां उसी में लेके, सर हमको तो खाना बनाना भी है, तो बना लो, क्या आटा उटा गूंथती रहो, देखती रहो, उसी में 3 तूफान। तो किस राज्य को भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल को। मसाला के चक्कर में हम लोग लूट गए यार, आज भी मसाला झोंक के बनाते हैं लोग, अंग्रेज मसाले के चक्कर में हम लोग को मसाले में मिला दिए सब, समझ रहे हो? तो थोड़ा सोच समझ के। अब 15 क्वेश्चन हो गया पॉलिटी का। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके पे आ जाएं? हाँ ठीक है, स्टैटिक जीके पे आ जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टैटिक पोर्शन। आओ पहला क्वेश्चन देखें, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब चलिए बताइए, प्रभा वर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? प्रभा वर्मा को, राम भद्राचार्य जी को, और एक और थे ना उनके साथ जो उर्दू कवि, जावेद अख्तर, जावेद अख्तर को कौन सा दिया गया? राम भद्राचार्य के साथ उन्हीं को दिया, गुलजार को दिया गया शायद ना, गुलजार को दिया गया है। और एक वो है आपके रौद्र सात्विकम के जो लेखक हैं, अरे मैं व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ, इनको तो ज्ञानपीठ मिला है। राम भद्राचार्य जी जो चित्रकूट के हैं, नहीं, एक तुम लोग YouTube पे देखते होगे, बहुत हेल्दी से संत हैं, आंख से उनको दिखता नहीं है लेकिन बड़ा फटाफट फटाफट बोलते हैं, वो तो राम भद्राचार्य जी। और गुलजार, ये प्रभा वर्मा, इनकी जो किताब है रौद्र सात्विकम, इसके लिए इनको अवार्ड मिला है, ठीक है ना, तो वो आप याद रखेंगे। तो सरस्वती सम्मान, बिल्कुल सरस्वती सम्मान इनका है, ज्ञानपीठ इनका है। और दादा साहब फाल्के तो ये तो आपको पता होगा, पिक्चर के क्षेत्र में, ठीक है ना, पिक्चर के क्षेत्र में, वो आपको याद होगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। बोनालू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सोच समझ के बताइएगा। बोनालू उत्सव, ये तुम लोग आज बड़ा कम हो यार, ये ना अभी देखो 21-2200 लड़के, थोड़ा माहौल बनाया करो। एग्जाम टाइम तो ऐसा भीड़ हो जाती है, अभी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। बोनालू उत्सव, हाँ तो कर ही देते हैं। तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? वैसे याद रखना कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई थी 2022 में। 2024 वाले में लगातार भैया जी टॉप, फिनलैंड, ठीक है ना, फिनलैंड जो है ये इसमें एकदम चौका छक्का मारा हुआ है। आज के कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भारत की रैंकिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। नेक्स्ट, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो वैसे आपको बता दें, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री रही है निर्मला सीतारमण जी। और पूर्णकालिक वो क्या कहा जाता है, वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री देखने वाली भी निर्मला सीतारमण जी हैं। नेक्स्ट, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? मेरे तीरंदाजों बताओ, तीरंदाजी। कल द 10 मिनट शो भी एक रखूंगा, उसके ऊपर रिपोर्ट एंड इंडेक्स के ऊपर, रिपोर्ट एंड इंडेक्स के ऊपर तीरंदाजी। सर तीर मारने में बहुत आगे हैं ये सब भूटान वाले। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले भूटान के यात्रा पे गए थे और उन्होंने भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया, मोदी जी ने। वहां के जो
राष्ट्राध्यक्ष हैं जिग्मे खेसर नामग्याल, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को क्या किया, उस अवार्ड से ड्रैगन ग्याल्पो करके वो अवार्ड है, ग्याल्पो अवार्ड, वो 2-3 शब्द का अभी शब्द नहीं आ रहा है जबान पे, वो दिया है, तो वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट मेरे लल्ला, अब टॉप 5 करंट अफेयर, इसी के बाद सेशन आज का एंड किया जाएगा, ठीक है ना। टॉप 5 करंट अफेयर, फिर सेशन को एंड किया जाएगा। चलो लल्ला, तो टॉप 5 आ जाइए सर। 5 क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस दिन को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? हैदराबाद में रजाकारों ने अत्याचार मचाए हुआ था। प्रॉब्लम यहां की ये थी ना कि जो यहां का प्रशासनिक व्यवस्था था वो रजाकारों के हाथ में था, लेकिन यहां की जो जनता थी वो हिंदू थी। तो ऑपरेशन पोलो चला करके 17 सितंबर को हैदराबाद को मुक्त करा लिया था सरदार पटेल ने, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो, क्योंकि यहां पे पोलो के सर्वाधिक मैदान थे इसलिए उसका नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया था, रजाकारों से मुक्त कराया। और एक जूनागढ़ था, वहां के नवाब मोहब्बत खान थे, उनको आपके पुलिस कार्रवाई वगैरह करनी पड़ी थी, हस्ताक्षर। उन नवाब मोहब्बत खान की बात बताऊं जो जूनागढ़ का था, इसे भी जबरदस्ती भारत में मिलाना पड़ा था, क्योंकि यहां का जो नवाब मोहब्बत खान था इतना नालायक था कि 6 शादी किया था, उसके बाद 20-22 तो कुत्ता कुतिया रखा था। इसके बारे में सुनो, जूनागढ़ के नवाब के बारे में। जब बंटवारा होने लगा तो पाकिस्तान वाले इसको बोले, लियाकत उयाकत बोले, अरे तुम पाकिस्तान में मिल जाओ, जूनागढ़ गुजरात के बॉर्डर पे हम देख लेंगे भारत को। ये भी चढ़ गए। इनको अपने कुत्ता कुतिया से इतना प्रेम था, तुम लोग गूगल करके देखना कि जब भारतीय सेना जूनागढ़ में पहुंची तो ये अपने हेलीकॉप्टर में सारे अपने कुत्ता कुतिया बैठा लिया। इसकी 3 पत्नियां नीचे खड़ा करी, हुजूर हम कहां आवे का, तुम कहां होगी भाई, वहीं खड़ी रहो। कुत्ता कुतिया ये प्रतिवर्ष 4 नए कुत्ता कुतिया पालता था, उनका शादी करवाता था, भोज रखवाता था। ये जूनागढ़ का नवाब था। तुम मजाक लग रहा होगा तुमको, तुम गूगल मार लेना, सर्च मार लेना, जो तुमको ये न्यूज ये इमेज ना मिल जाए तो। ऐसी एक चीज तुमको और सर्च मारने कह रहा हूं, भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान 1 मील के करीब 1.5 किलोमीटर मात्र 2 ऐसे परिवार थे जो जीवित बच गए थे, जबकि आसपास के सभी लोग मर गए थे। अब आप इसको अध्यात्म से जोड़ो या साइंस से, गूगल करके इसको भी देखना। जब मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस ट्रेजेडी में निकल रहा था, 2 परिवार जिंदा बच गए, पूरे के पूरे लोग। उसका कारण वो ये था कि वो उस समय यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे। अब हवन करने से जो एयर एटमॉस्फेरिक उनके घर का और आसपास का थोड़ा ज्यादा में कर रहे थे, जो बना था एक इन्वायरमेंट, उससे विषैली गैस अंदर नहीं आ पाई थी। इसके साइंटिफिक कारण भी हैं, लेकिन तुम लोग आज गूगल मारना कि वह कौन सा परिवार था, कि अगल बगल के सब लोगों की डेथ हो गई भोपाल गैस ट्रेजेडी में, लेकिन 2 परिवार थे, एक कोई अग्रवाल का था और एक कोई और परिवार था। वो दोनों पर डे उनकी वाइफ जो है यज्ञ करती थी। उस दिन कुछ ऐसा खास था कि वो बड़े लेवल पे यज्ञ कर रही थी, पूरा का पूरा परिवार बच गया था। अब को हिंदू धर्मावलंबी कह सकते हैं, सनातन की शक्ति है, वो सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन अब वो हो भी सकता है भाई, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे साइंस भी था। वो अब इतना समय नहीं ना मैं उसको डिफाइन करता, तो 2-2 चीज आज गूगल मार के देखना तुम लोग। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? सर इस बार जो 12वीं फेल हुए ना, इस मूवी को देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं, अच्छी मूवी है, लेकिन एक कड़वा सच है, ऐसे करोड़ों में एक होते हैं। अगर आप करोड़ों में एक हो तो बैठ के 4 घंटा मूवी देख लो, नहीं तुम्हारे माँ बाप की परिस्थितियां, उनके ऊपर का लोन, रिश्तेदार से लिया गया कर्ज, उस पे भारी पड़ेगा 12वीं फेल। अरे पढ़ लो, नहीं एसएससी फेल भी एक रिलीज हो जाएगी। क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2024 12वीं फेल। निम्न में से किसने रणजी ट्रॉफी 2024 जीता है? सर इस बार कमाल किया है, 42वीं बार लगातार शानदार जिंदाबाद मुंबई ने विदर्भ को लपेट दिया है, 42वीं बार, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जहां हम खड़े हैं ना, यहां से 3.5 किलोमीटर पे इसका हेडक्वार्टर है, गुरुग्राम में। दिल्ली बॉर्डर से 3.5 किलोमीटर आगे अर्जनगढ़ एक पड़ता है, वहां से अरावली हिल्स के लिए रास्ता घूमता है, बोर्ड लगा हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वहां पे। तो इंटरनेशनल सौर गठबंधन से जुड़ने वाला पनामा कौन सा देश बना है? ए ऑप्शन 97वां। अगला, हाल ही में आयोजित सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, यही 4 तो हैं जो कार दौड़ाते हैं, बाकी हम लोग तो स्कूटी लेके दौड़ रहे हैं। मैक्स वर्स्टेपन, ठीक है, मैक्स वर्स्टेपन। कुछ स्कूटी नागिन टाइप चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, तो नागिन की तरह कुचल भी जाते हैं, इसलिए संभल करके गाड़ी ऐसे स्कूटियां लेके चलते हैं, समझ रहे हो? तो मत ऐसे चलाया करो भैया, सीधा रास्ता है, 30-40 की स्पीड में आराम से स्कूटी चलाया करो। मैक्स वर्स्टेपन। एक खत्म आज का खेल, 25 क्वेश्चन हो तो गया, यही तो कहे थे। अब बस आज के लिए इतना ही।